welcome in Please Psycholab. Today I am going to start UGC NET paper of Psychology, June 2013, paper 3, and this is the part 1. So right now I am going to start. I am going to solve first 25 questions. So let's start it. Question number 1. The 3 A's achievement, affiliation and aggression are reflected in. देखिए यहाँ पे 3 A's की बात हो रही है, और जब बात होती है अचीवमेंट, अफिलिएशन एंड एग्रेशन, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है मोटिवेशन से. इसका एम्बिशन से कोई रिलेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन से नहीं है, एंड इमोशन से नहीं. दिस इज अबाउट मोटिवेशन. व्हाई आई एम सेइंग? बिकॉज द डेविड मैकलेंड हैज़ गिवन दिस कॉन्सेप्ट एंड दैट्स ही गिव नीड फॉर अचीवमेंट. इसको ऐसे भी एक्रोनियम में लिखते हैं, एंड दिस इज ड्राइव फ्रॉम द थ्योरी ऑफ नीड्स एंड मोटिवेशन. तो यहाँ पे अगर हम डेविड मैकलेंड की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पर्सनालिटी ट्रेट जो होते हैं दैट इज रेफर टू एज द नीड फॉर अचीवमेंट. तो मैकलेंड के हिसाब से कि पर्सनालिटी ट्रेट जो होते हैं वो हमें नीड ऑफ अचीवमेंट की तरफ रेफर करते हैं, और इन्होंने इसको NX नाम दिया, और इन्होंने कहा कि लोग जो होते हैं वो कंसर्न होते हैं अपने अचीवमेंट के लिए और प्राइड के लिए इन देयर अकम्पलिशमेंट. अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि ये जो लोग होते हैं जो इस अचीवमेंट आते हैं थ्योरी ऑफ नीड्स और मोटिवेशन में, ये कहते हैं कि वो रिस्क को अवॉइड करते हैं, हाई रिस्क को. उसका रीज़न बिकॉज दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैकलेंड सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. तो ऐसे इंडिविजुअल अवॉइड करते हैं हाई रिस्क एंड लो रिस्क. और लो रिस्क क्यों करते हैं? बिकॉज उनका मोटिवेशन नहीं बना रहता उस करने के लिए, वो बॉर्डम हो जाता है उसमें, ठीक है ना, तो वो मोनोटोनस टाइप का हो जाता है. तो बिकॉज इजी टास्क वुडंट जनरेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता, तो वो मिड पाथ चुनते हैं, जिसका मतलब है वो चुनते हैं रियलिस्टिक गोल्स, यानी विच इज़ एक्चुअली फिजिबल टू अचीव, जिसको आप आसानी से अचीव कर सके. एंड डू नॉट कंटिन्यू स्ट्राइविंग टुवर्ड अ गोल इफ सक्सेस इज अनलाइकली. तो वो ऐसे गोल की तरफ कभी नहीं जाएंगे जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड्स, एंड उन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए थे इसमें, अचीवमेंट, पावर और अफिलिएशन. मैं शॉर्ट में बता देती हूँ व्हाट इज दिस. तो आई हैव एडेड सम नोट्स फॉर दैट. तो अगर नीड ऑफ अचीवमेंट की बात करो तो इसके एग्जाम्पल्स समझते हैं कि अचीवमेंट का मतलब समझ में आ गया कि अचीव समथिंग इन व्हाट यू डू, है ना. आपकी एक इच्छा होती है कि आप कुछ कर रहे हैं, उससे आपको क्या अचीवमेंट मिल रही है ना, आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं. तो जैसे एक लॉयर की बात करें तो अगर हम कहें कि वो केस जीतेगा और रिकॉग्नाइज्ड होगा अपनी फील्ड में, तो उसके लिए वो एक अचीवमेंट है. तो दिस इज अबाउट, और वो पीछे हम बात कर ही चुके हैं कि लो रिस्क और हाई रिस्क वाली. फिर आती है नीड फॉर पावर. नीड फॉर पावर हमें क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जब हम पावर में होते हैं, मतलब पावर का मतलब क्या है कि हम किसी को होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हम एक अथॉरिटी है, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोग आपके व्यूज़ और आइडियाज़ को ईजिली एक्सेप्ट करने लगते हैं और इम्प्लीमेंट करने लगते हैं. दैट्स वाई वी नीड द पावर. थर्ड, एफिलिएशन. इसमें क्या होता है, एक अर्ज होती है पर्सन की कि वो इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशनशिप बना सके. इसमें क्या होगा कि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ये सबकी चाहते होती है. तो दिस इज अबाउट द नीड ऑफ अचीवमेंट विच इज गिवन बाय द मैकलेंड, एंड द आंसर इज मोटिवेशन. तो कई बार इसे थ्योरी ऑफ नीड्स और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है. क्लियर? लेट्स गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. एक टेस्ट है, अ 5th टेस्ट वॉज एडेड टू एन एस्टेब्लिश सिलेक्शन टेस्ट बैटरी फॉर 4 टेस्ट. एक 5th टेस्ट बनाया गया, ठीक है, एक ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश किया गया सिलेक्शन टेस्ट बैटरी ऑफ 4 टेस्ट. 4 टेस्ट थे, उनकी सिलेक्शन उनकी मतलब एक्चुअली वैलिडिटी चेक करने के लिए एक 5th टेस्ट बनाया गया, ठीक है. सो द ओल्ड और जो न्यू वर्जन था वो कोरिलेटेड टू एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया ऑफ जॉब प्रोफिशिएंसी. वो जो टेस्ट था वो दैट वाज रिलेटेड टू जॉब प्रोफिशिएंसी, और इसमें बात की गई कि जो ओल्ड टेस्ट था और जो न्यू वर्जन था उसमें कोरिलेशन फाइंड आउट किया गया, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम, और किस बेसिस पे? एक्सटर्नल क्राइटेरिया पे. इतनी बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो दोबारा रिपीट करके सुनो. द सिग्निफिकेंट चेंज इन R2 वॉज नोटेड, ठीक है. तो रिलेशनशिप जो है वो देखी गई कि इसमें क्या देखा गया. तो वो कहता है कि किस चीज़ का एविडेंस देता है. तो इसका मैं पहले आपको समझाऊं, पहले ना मैं एक आपको इसका एग्जांपल समझाती हूँ. सपोज किसी को किडनी इन्फेक्शन है, ठीक है. एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, उसने कहा कि आपको किडनी इन्फेक्शन है ना. अब किडनी इन्फेक्शन के लिए उसने उसके फिजिकल सिम्टम्स को सुना और फिजिकली एग्जामिन किया, ठीक है. इन चीज़ों पे बेसिस पे उसने निकाला कि भाई यू हैविंग अ किडनी इन्फेक्शन. पर क्या इसके बेसिस पे वो डायरेक्टली मेडिसिन से चीज़ें कर देगा? वो क्या करेगा? कंफर्मेशन के लिए क्या करेगा? यूरिन टेस्ट लिखेगा. यस. तो व्हेन ही
is writing a urine test to a person, he is actually validating his thing. वो एक नया टेस्ट ऐड कर रहा है जिससे वो अपनी चीज़ को वैलिडेट कर सके. और वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें मेज़र करनी है वो वही मेज़र करे. दैट इज़ अबाउट. तो वो कहता है कि अगर वो एक 5th टेस्ट ऐड कर देता है 4 टेस्ट की वैलिडिटी को जानने के लिए, उनमें से क्राइटेरिया जानने के लिए, तो इससे उसका क्या होगा, उस पर क्या सिग्निफिकेंस पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे. तो देखिए इसका वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ द फिस्ट. देखिए यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही. कंस्ट्रक्ट में होता है क्राइटेरिया पहले से ही होता है, यहाँ पे नहीं है. सी है रिलायबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट बैटरी ऑफ 5 टेस्ट. नहीं, यहाँ पे कोई रिलायबिलिटी का मतलब होता है यू आर गेटिंग द सेम स्कोर और सेम रिजल्ट एवरी टाइम. तो यहाँ ये तो नहीं हो रहा ना कि पहले यूरिन टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट, फिर दोबारा यूरिन टेस्ट लिखा उसका रिजल्ट सेम मैच कर रहे हैं. नहीं, तो यहाँ रिलायबिलिटी की बात नहीं हो रही. यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैलिडिटी की बात भी नहीं हो रही. सॉरी यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैलिडिटी की ही बात जो है वो हो रही है. ठीक है, इट्स टॉकिंग अबाउट द इंक्रीमेंटल वैलिडिटी ऑफ द 5th टेस्ट, है ना, क्योंकि ये जो है वैलिडिटी बढ़ा रही है. और अगर हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहाँ एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है ना. तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी के बेसिस पे ये भी कट हो गया. तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. रिलायबिलिटी इज टॉकिंग अबाउट द स्कोर, इंटरनल कंसिस्टेंसी की यहाँ बात नहीं हो रही है. और अगर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो वो भी नहीं है, यहाँ तो कोरिलेशन निकाला जा रहा है. तो आंसर विल बी कि इट विल इंक्रीमेंट वैलिडिटी ऑफ द 5th टेस्ट. और इसका देखिए आप आंसर और भी तरीका है, बिकॉज दे आर चेकिंग द वैलिडिटी. ओके, सो इजिली यू कैन फाइंड इट आउट. द आंसर इज द इंक्रीमेंटल वैलिडिटी ऑफ द 5th टेस्ट. अब क्या होती है इंक्रीमेंटल वैलिडिटी, तो ये होती है इफ अ न्यू साइकोलॉजिकल मेजर विल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन मेजर दैट आर ऑलरेडी इन यूज. अगर कोई साइकोलॉजिकल मेजर हमें, सपोज आप पहले 4 टेस्ट का जो था, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसमें अगर हम 5th टेस्ट और लाते हैं और उससे इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है, दैट्स कॉल्ड इंक्रीमेंटल वैलिडिटी. अगेन समझो, मैंने 4 टेस्ट अप्लाई किए, उससे मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एनी इन्फॉर्मेशन आई गॉट इट. बट व्हेन आई एम मेकिंग अ 5th टेस्ट और आई एम अप्लाइंग इट, तो that's naturally mostly increasing my information. If it is increasing, that's called incremental validity. But if it is not increasing, it's not providing any necessary information, then it is not use in that. फिर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई इंक्रीमेंटल वैलिडिटी नहीं कर रहा. बात समझ में आई. सो दैट इज अबाउट, एंड दिस इज इंक्रीमेंटल वैलिडिटी. तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर इज डी. ठीक है, दैट इज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल मेथड हैज बीन प्रपोज बाय एलन थर्स्टन. तो देखिए मैं इसका आंसर दूं उससे पहले हमने इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि थ्योरी क्या है. एलन थर्स्टन ने 3 स्केल दिए थे. पहला दिया था इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स, दूसरा दिया सक्सेसिव इंटरवल, और तीसरा दिया पेयर्ड कंपैरिजन रिक्वायर्स. समझ में आया. तो पहली बात हो गई इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स, लिख लीजिए कहीं पे. नंबर 2 हो गया आपका सक्सेसिव इंटरवल्स. ठीक है, और थर्ड आपका हो गया पेयर्ड कंपैरिजन. इतना समझ में आया. तो ये इन स्केल्स की बात कर रहा है. अगर इसके बेसिस पे हम देखें तो कॉम्युलेटिव स्केल इसमें नहीं आ रहा, वी कैन मेक इट रॉन्ग. एंड अगर आप देखें तो स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक नहीं आ रही. तो इन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 2. फर्स्ट इज इक्वल हमारे पास है और दूसरा हमारे पास पेयर्ड है. अगर सक्सेसिव होता तो तीनों होते. तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज सी. तो आप ये पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द काइंड ऑफ ब्रेन सेल्फ इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग आर. तो इन्हें ना हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक है, ये ब्रेन सेल्स होते हैं जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग. वैसे अगर हम बात करें लर्निंग के हिसाब से तो ये एल्बर्ट बंडूरा ने कॉन्सेप्ट दिया था. ही सेड कि जो भी हम लर्न करते हैं दैट्स बिकॉज सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं इसे. एल्बर्ट बंडूरा इन्होंने ही दिया था एक बोबोडोल वाला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि व्हाट वी सी दैट वी लर्न. यस. अच्छा, ये मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट कब आया तो पहले देख लेते हैं. ये जो था यहाँ पे एक वुमेन थी, sniff some unfamiliar food and wrinkle her nose in disgust. Suddenly your own stomach turns at the thought of the meal. तो सपोज एक वुमेन ने एक अनफैमिलियर फूड था जिसको वो नहीं जानती थी, उसको उसने स्मेल किया एंड शी फील डिस्गस्ट. उसे अजीब सा लगा और उसको एकदम से जो है उसका ऑन स्टमक टर्न्स एट द थॉट ऑफ द मिल. तो मतलब उसको अच्छा नहीं लगा उसको देखे. तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट बता दो, इसकी कहानी मैंने पढ़ी थी. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? दिस इज रिलेटेड टू समथिंग मंकीज. ओके, तो आई थिंक मैंने शायद ऐड भी किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये रहा.
Neuroscientist MD who with his colleague at the University of Parma first identified mirror neurons say that the neurons could help explain how and why we read other people minds and feel empathy for them. कि हम क्यों दूसरों के माइंड को पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये एम्पैथी कैसे होती है, just because of this. If watching an action and performing the action can activate the same part of the brain in monkeys down to a single neuron, then it makes a sense that watching an action and performing an action could also elicit the same feeling in people. जब हम किसी को कोई एक्शन करते हुए देख रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में जो उस एक्शन के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भी वो करने का मन करता है. सो तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है बट इसके इम्प्लीकेशंस जो है वो दूर तक थे. तो यहाँ पे रिसर्च ने सजेस्ट किया कि जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं माइट हेल्प एक्सप्लेन नॉट ओनली एम्पैथी बट ऑल्सो ऑटिज्म एंड इवन द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. तो उन्होंने कहा कि ये मिरर न्यूरॉन्स वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. तो ये गैलियल सेल्स जो होते हैं इनको जो न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, ये नॉन न्यूरोनल होते हैं एंड लोकेटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में and the peripheral nervous system that provide physical and metabolic support to neurons including neural insulation and communication and nutrition and waste transport. तो ये गैलियल सेल के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट. एंड इन्होंने यहाँ पे ये मिरर न्यूज़ क्या है ये भी बता रखा है कि एक टाइनी न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो फायर होते हैं when we perceive action and take it, exposing the true social nature of the brain had been identified. Since the time the term has become powerful buzz phrase and technical enough to impress at a dinner parties, so simple enough to explain to grandma, sweeter sounding than say the Bose Einstein condensate. तो it just a meaning like that कि मैंने आपको बताई दी कि इसमें आप किसी को कोई एक्शन करते हुए देखते हो. सिंपल भाषा में मिरर न्यूरॉन का मतलब क्या आता है, आपने किसी को कोई एक्शन करते हुए देखा, यू हैव वॉच्ड इट एंड वाइल यू सीइंग द एक्शन, तो आपके जो माइंड में था वो जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ये एक्शन करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है. एंड ड्यू टू द एक्टिवेशन यू ऑल्सो अर्ज और फील लाइक टू डू दैट एंड दैट्स कॉल्ड द काइंड ऑफ ब्रेन सेल्स इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन. ठीक है, तो ग्लियल सेल्स मैंने आपको अलग बता दिया क्या होते हैं, वो CNS और उसमें पाए जाते हैं. और माइलिन शीट तो आपको पता है वो डेंड्राइट्स वगैरह में मिलता है, सेल्स वगैरह में, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Memory for autobiographical information and for life experience is called autobiographical memory. तो ये स्टेटमेंट ठीक है. ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपने बारे में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो ये आपकी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं. एंड इट रिलेट्स द नॉलेज ऑफ अबाउट वेयर एंड व्हेन वन इज बोर्न, हिज और हर एजुकेशनल हिस्ट्री, प्लेस वन लिव्ड इन. तो येस, इट कैन बी नॉलेज अबाउट वेयर एंड व्हेन वन इज बोर्न. ठीक है, वो कहाँ पैदा हुआ, उसके एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ है, दैट इज ऑल ट्रू. But yes, both are not connecting in that way, so it is not the explanation. The answer will be B. So question number 6, let's go for this. Neural network model of memory suggests the following. तो हमारे जो ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क मॉडल होता है मेमोरी का, वो क्या सजेस्ट करता है. सो इसका जो है देखते हैं. पहला, इट इज़ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ न्यूरल यूनिट्स. येस, न्यूरल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड क्विकली, यू नो दैट इन अ माइक्रो सेकेंड. अगर हम सेंसरी मेमोरी की बात करें वो तो 3 सेकेंड्स में, STM की बात करें तो 15 to 20 सेकेंड एंड LTM इज़ लॉन्ग टाइम. और ये प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस बहुत ही माइक्रो सेकेंड में क्विकली बहुत होती है. और इन्फॉर्मेशन मेमोरी जो होती है वो नॉट लोकेटेड इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन, क्योंकि हमारे ये बहुत क्लियर है कि हमारे ब्रेन में जो मेमोरी होती है उसके लिए कोई एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बल्कि मल्टीपल चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. जैसे अगर आप विजुअल इमेज की बात करो तो वो ऑक्सीपिटल लोब नहीं लेता, वो टेम्पोरल लोब लेता है. ठीक है, मतलब जिसको हम परसीव कर सके, दैट इज अबाउट. तो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके लिए कोई एक पार्ट लोकेट नहीं होता, देयर इज अ मल्टीपल पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो आंसर विल बी डी. ये तीनों के तीनों ही सजेस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ कुछ मेमोरी फिनोमिना दिए हैं और यहाँ पे कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. दिस इज़ वेरी इजी टू डू इट. आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो. सो इफ़ यू टॉक अबाउट मेथड ऑफ लूसी, सो अगर आप देखें कि विजुअलाइंग अ वॉक थ्रू द रूम्स इन अ मेमोरी थिएटर, लीविंग वन ऑफ द की टॉपिक्स एट ईच लोकेशन. देखिए, मेथड ऑफ लूसी, लूसी का मतलब होता है प्लेस. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द प्लेस. तो जब आप किसी प्लेस से कनेक्ट करते हो चीज़ें और उसे याद रखने की कोशिश करते हो, मान लो आपको किसी किनारे की शॉप पे जाना है कुछ लेने और आपके घर में आपने लिस्ट नहीं बनाई,
तो आप क्या करोगे, आप अपने दिमाग में चलाओगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म थी, वहाँ पे उस चीज़ को उस प्लेस से कनेक्ट करोगे। वो किचन से भी हो सकती है, वॉशरूम से भी हो सकती है। तो यू आर यूजिंग द मेथड ऑफ लूसी। तो यहाँ पे विजुअलाइजिंग अ वॉक थ्रू द रूम्स इन अ मेमोरी थिएटर, लिविंग वन ऑफ द की टॉपिक्स एट ईच लोकेशन। तो दैट इज़ अबाउट 3। ठीक है, ए का 3 हो गया। बी है एलोब्रेशन निमोनिक। तो निमोनिक जो हमें याद करने में हेल्प करे, है ना। तो रिमेम्बरिंग समथिंग बाय एसोसिएट ईच आइटम विद ईच लाइन ऑफ राइम। तो हम कुछ एसोसिएट कर रहे हैं उसको, है ना। तो दिस इज अबाउट, आंसर विल बी 4। ओके, एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट दिस इज एसोसिएटिव नेटवर्क। तो एसोसिएटिव से ही पता चला एक दूसरे का कनेक्शन है। तो आंसर विल बी रिलेटेड टू दैट। लेट्स सी, कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंटेड बाय द नीड्स ऑफ नेटवर्क एंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स बाय लिंक बिटवीन द नोड्स। तो देख रही हो यहाँ पे रिलेशनशिप और नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो दैट इज एसोसिएटिव नेटवर्क। एंड द लास्ट इज रिडक्शन निमोनिक। तो रिड्यूसिंग व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड टू अ फ्यू की पॉइंट्स, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो फ्यू की पॉइंट्स में, एंड देन इंकोडिंग दीज विद एन एक्रोनियम, है ना। एक्रोनियम जैसे आपने सुना होगा नासा, आप छोटा बना देते हो, जब फर्स्ट इनिशियल वर्ड से उसे एक्रोनियम कहते हैं। तो दिस इज अबाउट, द आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज क्लासिफाइड एज प्रॉब्लम फोकस्ड rather than इमोशन फोकस्ड। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं क्लासीफाई करती है प्रॉब्लम फोकस को इमोशन फोकस्ड में। सो आंसर विल बी ए, engaging in cognitive reappraisal। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, देखते हैं। कॉग्निटिव रीअप्रेजल क्या है। एक प्राइमरी फॉर्म है कॉग्निटिव चेंज का, entails using cognitive and linguistic process to reframe or reinterpret the meaning of a stimuli or situation in order to up or down regulate the emotion, है ना। देखिए यहाँ कॉग्निटिव रीअप्रेजल का मतलब क्या है कि आपने पहले कोई आपको चीज़ बताई गई, अब उसी स्टिमुले को आप दोबारा दूसरी तरीके से उसको प्रोसेस करके और उसका मीनिंग निकाल रहे हैं। होता नहीं, हम लोग अपनी लाइफ में खुद करते हैं कि वी आर लाइक किसी चीज़ को हम पहले नेगेटिव देखते हैं, फिर उसे हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो वी फाइंड इट ऑन अ पॉजिटिव वे दैट यस। सो reappraisal can modify emotional reaction to a stressful anxiety provoking situation and can lead to psychological flexibility and emotional well-being। तो जब हम reappraisal करते हैं तो हमारे इमोशनल रिएक्शंस को मॉडिफाई कर सकता है जो स्ट्रेसफुल के लिए होते हैं, ठीक है, एंड जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती है, और हमें साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल वेलबींग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक और स्ट्रैटेजीज विच इज क्लासिफाइड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन इमोशन फोकस्ड यस। तो इमोशंस पे ना जाके, और कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम फोकस्ड है तो कॉग्निशन ही बात होगी, तो बाकी तो है नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज इज नॉट देयर, सोशल सपोर्ट इज नॉट देयर, लर्निंग टेक्निक ऑफ रिलेशन, ये सब तो आफ्टर हैविंग दी वो है प्रॉब्लम, बट हियर इज अ प्रॉब्लम फोकस्ड। तो दिस इज अबाउट, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यू हैव टू मैच इट आउट। तो मैंने आपको ना पहले भी थ्योरी ये किसी पेपर में कराई है, ये देखिए एडल्फर्स थ्योरी दी थी मैंने आपको, ERG, ये सारी मास्लो थ्योरी के बेसिस पे है। तो इसमें मैंने 3 दिए थे, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस मतलब का होता है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है, जो हमने अब्राहम लासो के पिरामिड में देखा है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स जो होती हैं। फिर आती है रिलेटेडनेस, यानी सोशल रिलेशनशिप की बात हम जब करते हैं, जिसमें हम लव एंड बिलोंगिंगनेस करते हैं। और ग्रोथ में हमारी 2 आ जाती है, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यस, दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड दूसरी जो उन्होंने एक थ्योरी दी है, हर्ट्जबर्ग थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, इसने क्या दिया था, मोटिवेटर्स दिए थे और हाइजीन फैक्टर। इसने 200 लोगों को वो किया था, प्रोफेशनल लोगों को। तो उन्होंने देखा था कि मोटिवेटर्स क्या क्या होते हैं, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, अगर ये चीज़ें हाई होती हैं तो ये मोटिवेट करती हैं पर्सन को काम करने के लिए। और हाइजीन फैक्टर, अगर ये हाइजीन फैक्टर रहते हैं तो इससे जॉब सेटिस्फेक्शन बनी रहती है, अगर कंपनी हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड करती है। तो दिस इज़ अबाउट, एंड फिर मैं इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करती हूँ। तो देखिए, अगर हम एग्जिस्टेंस नीड की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, है ना, एग्जिस्टेंस नीड, क्योंकि हमें सिक्योरिटी देती है यस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3, तो एग्जिस्टेंस नीड इज 3, दैट इज ए। और हाइजीनिक फैक्टर की बात करें तो ये हमें देती है, दैट इज गिविंग टू अस वर्किंग कंडीशन यस। और अभी मैंने आपको दिखाया कि हर्ट्जबर्ग थ्योरी में 2 थे, एक थे हाइजीन फैक्टर और एक था क्या कहते हैं, दिखाया था ना अभी, एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं भूल गई क्या था, हाँ, मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये जो वर्किंग कंडीशंस वहाँ की किस तरीके से हैं, ये तो ये बात हो रही है
So if you can see that the hygiene factor is related to working condition, and if you talk about the motivators, so that is related to your recognition. अगर आपके काम को recognition मिलता है तो you love to do the work and that's give you job satisfaction. And the last is process theory, which is related to expectancy, that is T. Okay, so on the basis of that you have an answer C. ये आपने एक बार नोट्स देख लीजिएगा, you'll get to know. हालांकि मैंने पहले भी किसी वीडियो में पढ़ाया है. Let's go for it. A person seeing in different colors of water in the sea of Kanyakumari has written. एक पर्सन है, उसने different colors of water देखे in the sea of Kanyakumari. तो उसने क्या लिखा? तो इसका आंसर जो है पहले मैं बता देती हूँ, प्रपोजिशनल थॉट है. एंड व्हाट इज दैट? देखिए पियाजे के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस दिया था. एडोलसेंस मास्टर इज कॉल्ड प्रपोजिशनल थॉट. तो उन्होंने कहा कि एडोलसेंस एक मास्टर, जो मतलब एडोलसेंस इस चीज़ में मास्टर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशनल थॉट. दिस मे बी यूथ कैन डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज लॉजिकल बेस्ड solely on the wording of the statement rather than having to observe or recreate the actual scenario to determine if it is logical. तो वो कहता है जो यूथ होता है वो डिटरमाइन कर सकता है कि स्टेटमेंट लॉजिकल है उसके बेस्ड ऑफ वर्डिंग पे, रेदर देन कि वो उसके सिनेरियो को और चीज़ों को लेके ऑब्जर्व करे, उसके वर्ड्स को देख के बता सकता है कि वो स्टेटमेंट लॉजिकल है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अंकल मैरिड टोल्ड हिज 40-year-old niece जामिया, आई हैव 1 piece ऑफ मनी इन माई वॉलेट फॉर यू. मैं इसको बता देती हूँ कि मान लो एक बच्चा है, एक अंकल हैं, उनकी 14 years old बेटी है, ठीक है, और वो कहें कि भाई उनके बैग में जो है 20,000 रुपीज़ पड़े हैं, ठीक है, लेकिन इट इज़ अ बिल ऑफ $5 बिल एंड इट्स अ 20. ऑटोमेटिकली नो हर अंकल वॉज जोकिंग अराउंड विद हर. तो मतलब मान लो कि वो कुछ ऐसा वर्डिंग्स, उनकी वर्डिंग्स पे कि अभी तो वो बात कर रहे थे कि उनके पास 5 रुपीज़ मतलब 50 रुपीज़ नहीं है देने के लिए, एंड नाउ ही इज़ टॉकिंग दैट ही इज़ हैविंग अ कैश ऑफ 20,000. मान लो ऐसे करो, उनके अंकल ने कहा कि अभी तो उनके पास कैश ही नहीं है ना, और एकदम से बोल रहे हैं कि उनके बैग में 20,000. तो वो कहेगी कि भाई दिस इज़ इलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ वर्डिंग, है ना. बट व्हेन द 7 years जब छोटा सा बच्चा होगा, तो अगर वो ये कंटेंट अगर उसके कंटेक्स्ट उसके बारे में हो रहा होगा कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है बट आई हैव 20,000, तो वो उस चीज़ को लॉजिकल नहीं समझ पाएगा, है ना. सो जैम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएगा, वो लॉजिक नहीं समझ पाएगा, वो उस चीज़ पे नहीं जा पाएगा. तो दैट इज़ अबाउट, तो वो कह रहा है कि प्रपोजिशनल थॉट होता है जो किसके अंदर होता है, एडोलसेंस यानी यूथ के अंदर होता है. जब आप एक फॉर्मल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में पहुंच जाते हो, तो दैट इज एक बार मैं एग्जांपल पढ़ देती हूँ. सपोज अंकल मैरी टोल्ड 14-year-old नीस जामिया, जामी आई हैव 1 piece ऑफ मनी इन माई वॉलेट फॉर यू. मेरे पास एक ही नोट पड़ा है वॉलेट में और वो $5 का है, एंड इट इज़ अ $20 बिल, और $20 का बिल है, मतलब बिल मतलब नोट है. जामिया वुड ऑटोमेटिकली नो हर अंकल वॉज जोकिंग अराउंड विद हर बिकॉज शी नो दिस स्टेटमेंट इज इलॉजिकल सिंपली बाय द वे it is worded, and single American money will cannot represent two different denominator of money, क्योंकि कोई भी अमेरिकन मनी जो है डिफरेंट डिनोमीटर्स नहीं हो सकते. तो सपोज अंकल मार्टी वर टू से द सेम थिंग टू हिज 7-year-old nephew Andrew would not automatically understand the impossibility of this sentence and would need to see the money in his uncle's wallet to decide if he was trying to tease him or not. तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ वर्डिंग से चीज़ें क्लियर हो रही थी और यहाँ पे आप सिचुएशंस को देख रहे हो. तो दैट इज टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशनल थॉट. ये फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज होती है उसमें आता है और ये यूथ में होता है. अंडरस्टूड. ह्यूरिस्टिक आपको पता है एक रूल ऑफ थंब होता है. इमेजिनेबल थॉट ये है नहीं, और मोटर वर्सेस थॉट की बात होने रही, तो आंसर इज डी. Question number 11. Which of the following types of love does not belong to Rollo May's classification of love? देखिए रोलो मे ने ना एक लव के ऊपर थ्योरी दी थी. तो इन्होंने बोला कि पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है और उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि क्या आंसर है. तो इन्होंने कहा कि रोलो में डेलिनेटेड लव एज अ प्लेजर और जॉय बाय बीइंग विद अनदर. तो लव क्या है कि जब हम किसी के साथ प्लेजर फील करते हैं, जब हम किसी के साथ, it includes upholding the another's value and development as he or she uphold his own worth. तो जैसे आप अपनी वैल्यूज को संभाल के रखते हो, ऐसे दूसरे के जब आपका जो पार्टनर होता है उसकी वैल्यूज को भी आप उतना ही अपहोल्ड करके रखो. दैट इज कॉल्ड लव. तो दिस इज टू से दैट टू लव इज टू केयर फॉर समवन एज यू वुड योरसेल्फ. तो इनका कहना है कि लव का असली मायने क्या है कि हम केयरफुल, हम किसी और की केयर करते हैं जैसे अपनी करते हैं, उस तरीके से केयर करना. Indeed, care is an important element of love. According to his conception, love without care is only expression of transitory sexual impulse and hollow sentimentally.
नथिंग मोर। तो कहते हैं कि विदाउट केयर लव नहीं हो सकता, दैट फिर भी वो फिर खाली की वो सेक्स रह जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज़ अबाउट रोलो में। ठीक है, तो वो कहता है कि मतलब आप दूसरों की वो करते हैं। तो एक बार इसका ये देख लीजिए, इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स दिए थे कि रोलो में ने कि एक तो इन्होंने इरोस की बात की, इरोस इज लव नॉट सेक्स। इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट्स दिए थे यार, वेयर इट इज 4 लाइक। ओके, मैं यहीं से बता देती हूँ। ये रोज था, फीला था, अगापे था, नार्सिज्म नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो आई एम अनएबल टू गेट इट राइट ना, मैंने लिखा तो था कहीं पे, चलो मैं कभी और आएगा तो आई टेल यू इन दैट, बट इसमें नार्सिज्म नहीं है। तो ये अगापे बोलते हैं, फिला बोलते हैं, और रोज अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो दिस। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, अ साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयड इन दिस स्कूल, ठीक है, एंड एज दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल अथॉरिटी एडमिनिस्टर्ड एन IQ टेस्ट टू द स्कूल। तो उनके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा काउंसलर को कि भाई आप IQ एडमिनिस्टर करें, बच्चों पे IQ टेस्ट करें। ठीक है, हुआ उसका, तो उन्होंने बोला कि क्या इसमें इथिकली इनकरेक्ट प्रैक्टिस इट वायलेट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। तो क्या ये हाँ, उन्होंने बोला उस जो आपके स्कोर आएंगे उसको आप डिस्प्ले कर दीजिए नोटिस बोर्ड पे। तो आप ही बताइए, आप बच्चे का IQ जो है और उनको डिस्प्ले करेंगे तो इससे तो बच्चों में एक वो हो जाएगा, है ना, दिस इज लाइक यू आर रिलीविंग समवन कॉन्फिडेंशियलिटी, तो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस, सो इट वायलेट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, तो आप ये नहीं कर सकते। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, यहाँ इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात नहीं हो रही। इन्फॉर्म्ड कंसेंट वो होता है जब कोई हम रिसर्च कर रहे होते हैं और उसमें हम कोई पार्टिसिपेंट लेते हैं तो पहले उनका हम एक फॉर्म वगैरह साइन करवाते हैं जिसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं कि भाई आप इसको करने के लिए रेडी हैं। फिर दूसरा एथिकली करेक्ट प्रैक्टिस इन व्यू द ट्रैपरेंट पॉलिसीज ऑफ द स्कूल। तो ऐसी पॉलिसी हो भी नहीं सकती और है भी तो भी नहीं फॉलो हो सकती। इथिकली करेक्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड द IQ स्कोर्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल गिविंग ग्रेड्स। तो इट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट प्रैक्टिस कि चाहे ये कंसिडर हो ग्रेड्स में ना हो, बट आप किसी की पर्सनल चीज़ों को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते जिससे उनकी लाइफ पे असर पड़े। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, द मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन स्पेशली सूटेड फॉर स्केलिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुली। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना थर्डसन का, कि हमने पेयर्ड कंपैरिजन पढ़ा था, इक्वल इंटरवल्स पढ़ा था, सक्सेसिव इंटरवल पढ़ा था। यस, ये 3 थे थर्डसन के स्केल। तो उसके बेसिस पे वो क्या बोल रहा है कि द मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन स्पेशली सूटेड फॉर स्केलिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुली। नहीं, ये लार्ज नंबर के लिए नहीं होता। एंड द मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजनली एम्प्लॉयज लॉज ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट, ये हमने पढ़ा था पीछे, फॉर गेटिंग स्केल वैल्यूज। तो इस कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, ए फॉल्स है तो ये तो साफ पता चल रहा है, आंसर इज डी और आर इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रोसेस थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन। अभी मैंने तो आपको 2-3 थ्योरी दिखाई थी वर्क मोटिवेशन की, एक एल्डरफर की दिखाई थी, एक हर्ट्जबर्ग की दिखाई थी। यस, हर्ट्जबर्ग की दिखाया था मोटिवेटर्स हैं और हाइजीन फैक्टर्स हैं। यस, मैकलेन थ्योरी ऑफ नीड्स दिखाई थी जिसमें 3 A's थे, एफिलिएशन, अचीवमेंट एंड पावर, है ना। एंड पॉटर लॉल्स परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन थ्योरी भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ब्रूम्स की भी मैंने ऐड की है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे प्रोसेस थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन, तो यहाँ प्रोसेस की बात हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर इज 3 and 4, क्योंकि पॉटर लोअर्स और ब्रूम्स ने इसकी बात की थी प्रोसेस थ्योरी की, तो 3 and 4 थे, फर्स्ट और सेकंड नहीं है। आंसर देख लेते हैं। द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे आर रेफर टू एज अ प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये साइकोलॉजिकल और बिहेवियर प्रोसेस जो होते हैं, जो पर्सन को मोटिवेट करते हैं टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे, उसे हम प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। इन एसेंस दीज थ्योरीज एग्जामिन हाउ अ पर्सन्स नीड्स विल अफेक्ट हिज बिहेवियर इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल रिलेटेड टू दोज नीड्स। तो इसमें क्या था कि ये थ्योरी कहती है कि ये एग्जामिन करती है कि किस तरीके से जो पर्सन्स की नीड्स हैं वो अफेक्ट करती हैं बिहेवियर, पर्सन के बिहेवियर को, टू अचीव अ गोल रिलेटेड टू दोज नीड्स, जो उस नीड्स से रिलेटेड गोल होते हैं। तो दीज थ्योरीज आर टिपिकली यूज इन वर्क प्लेस कंटेक्स्ट एंड दैट देयर आर सेवरल थ्योरी दैट एग्जामिन हाउ एम्प्लॉयज विद एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मोटिवेटेड। तो ये इस बारे में स्टडी करती हैं। तो 3 and 4 है। और ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है कि बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम कॉन्शियस चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स whose purpose it is to maximize pleasure and minimize pain। तो ब्रूम का कहना है
एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का कि बिहेवियर जो रिजल्ट होते हैं हमारे कॉन्शियस चॉइस के, जो हम ऐसे अल्टरनेटिव्स में ऐसी चीज़ों को चुनना चाहते हैं जिससे हमें मैक्सिमम प्लेजर मिले और मिनिमम पेन मिले। तो ब्लूम रियलाइज दैट एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फैक्टर सच एज पर्सनैलिटी, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। तो वो कहता है कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो इन चीज़ों पे बेस्ड होती है, इन 5 चीज़ों पे। दैट इज ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो दिस इज अबाउट, एंड ये मैंने पॉटर्स की थ्योरी डाली है, बाकी 2 तो मैंने पीछे दे दी थी। बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट रिवॉर्ड्स कॉज सेटिस्फैक्शन दैट समटाइम प्रोड्यूस रिवॉर्ड्स। अगर हम समटाइम्स रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड दे हाइपोथेसिस दैट रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज लिंक्ड बाय अनदर वेरिएबल रिवॉर्ड्स। तो अगर आपको रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन और एक परफॉर्मेंस में रिलेशन चाहिए तो इसमें एक और वेरिएबल ऐड करना होता है, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड्स। अगर ये ऐड होता है तो ये चीज़ें अचीव होती है। एंड दे सी गुड परफॉर्मेंस लीडिंग टू रिवॉर्ड विच लीड टू सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपकी गुड परफॉर्मेंस होगी और उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप सेटिस्फाई फील करेंगे, और जनरली ऐसा होता भी है, isn't it? So this is question number 15, the technique involved in guidance which is called the heart of the guidance program. तो वो कह रहा है कि अगर आप गाइडेंस प्रोग्राम दे रहे हैं किसी को, मतलब गाइड कर रहे हैं, तो हार्ट क्या है गाइडेंस प्रोग्राम का? सो आंसर विल बी, दिस इज कॉल्ड, 15 का आंसर है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड कैसा है कि मतलब उस इंसान का एप्टीट्यूड कैसा है। इंडिविजुअल डिफरेंस विच आर द हार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम आर मेजर थ्रू टेस्ट, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट आर हेल्पफुल इन मेजरिंग प्यूपिल डिफरेंस। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट्स में, मतलब उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए। एंड टेस्ट शुड बी ट्रीटेड नथिंग मोर देन टूल्स एंड दे आर ओनली पार्ट ऑफ द टूल गाइडेंस प्रोग्राम। गाइडेंस इज ऑलवेज मोर देन बाय गिविंग ऑफ द टेस्ट, नो मैटर हाउ एक्सटेंसिवली और केयरफुली डन। तो गाइडेंस उससे ज़्यादा होती है। तो दिस इज अबाउट, तो इंटरव्यू नहीं होता इसमें, केस स्टडी वगैरह की बात नहीं, दिस इज अबाउट एप्टीट्यूड। सो दिस इज द हार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ कुछ डेवलपमेंट थ्योरीज दी हैं और कुछ चेंज दिखाए पर्सन में, तो आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको पता है पियाजे ने दिया था, ही इज द पर्सन। तो देखिए, चेंजेस ओवर टाइम इन द वे वी रिलेट टू अदर्स, है ना। तो सॉरी ये तो हो गया, आप नीचे से ही शुरू करते हैं, डी से, सॉरी वो गलती से हो गया। चेंजेस इन मेंटल प्रोसेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएटेड, और जब आपके मेंटल प्रोसेस की बात हो रही है तो आंसर विल बी कॉग्निटिव। सो आंसर विल बी डी। लेट्स गो फॉर द सी, फिजिकल। तो बॉडी स्ट्रक्चर में जब आपके फंक्शंस में चेंज हो जाए, दैट्स कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। एंड इमोशनल, चेंजेस इन हार्मोन्स दैट टेक्स प्लेस एज वन ग्रोस, है ना, तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल। एंड जब आपके चेंजेस ओवर टाइम इन द वे वी रिलेट टू अदर्स, तो आपके सोशल रिलेशनशिप या सोशल सिचुएशन चेंज हो, वो दैट इज रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। सो ऑन द बेसिस आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 17, टीचर जो होता है इफेक्टिव होता है, टीचर इज इफेक्टिव व्हेन हर स्टूडेंट हैज़ गुड अचीवमेंट स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि टीचर का तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब उसके स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं एग्जामिनेशन में। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आगे बोल रहा है कि द टीचर डज नॉट प्रैक्टिस कॉर्पोरल पनिशमेंट टू अ स्टूडेंट। तो ये पनिशमेंट क्या होती है, जिसमें बच्चे को मारा पीटा जाता है। तो पनिशमेंट टू अ स्टूडेंट, दैट्स ट्रू, आप बच्चों को मार पीट नहीं सकते हो आज के टाइम में। तो दिस इज अबाउट, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो आंसर विल बी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी मेजर्स 2 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सन एबिलिटी टू डिटेक्ट सिग्नल्स। तो पहला होता है परसेप्चुअल सेंसिटिविटी और दूसरा होता है डिसीजन क्राइटेरिया। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी जो मेजर करती है वो उसका कहना है कि वो 2 चीज़ें मेजर करती है, पहला परसेप्चुअल सेंसिटिविटी और डिसीजन क्राइटेरिया। फिर कहता है कि स्टडीज ऑफ विजिलेंस हैव रिवील्ड दैट एबिलिटी टू डिटेक्ट एन इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज ट्रेनिंग एंड एक्सपेक्टेशन। तो कहता है विजिलेंस जो होता है वो एबिलिटी होती है टू डिटेक्ट एन इवेंट, है ना, जो डिपेंडेंट हो वेरियस फैक्टर पे, जैसे ट्रेनिंग और एक्सपेक्टेशंस। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर कनेक्शन नहीं है। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, तो देखते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आपको पता है, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो, जब वो ह्यूमन के रिगार्ड की बात करते हैं। तो देखिए, पीपल आर मोटिवेटेड बाय द कॉन्शियस डिजायर फॉर पर्सनल ग्रोथ, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात किसमें होती है, ह्यूमनिस्टिक में। सो आंसर इज ए। फिर बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी, पीपल रिप्रेजेंट देयर वर्ल्ड मेंटली, है ना,
माइंड की बात हो रही है, दैट्स बी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो आपके एक बॉडी में ड्राइव होती है, जैसे आपको प्यास लगी है तो आपको वो पानी पीने के लिए वो करेगी, तो जब आप पानी पी लेंगे तो आपकी वो ड्राइव रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एक बैलेंस बनाना होता है उसके लिए। वी मे एक्वायर मनी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस, तो दिस इज कॉल्ड ड्राइव रिडक्शन। एंड साइको एनालिटिक आपको पता है फ्रॉइड, तो बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन इंस्टिंक्चुअल फोर्सेज, यानी जो आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है ना। तो दिस इज अबाउट, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 20, according to Elizabeth Kubler-Ross, most people experience predictable stages when they face impending death, which is the correct sequence of stage। देखिए इनका जो एलिजाबेथ कुबर-रोस है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डेथ का कि देयर इज़ अ 5 स्टेजेस ऑफ डेथ। तो जब हमारा कोई नियर बन की डेथ हो जाती है तो हम कैसा फील करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो होता है डिनायल, दिस इज़ अबाउट, तो जब भी हम देखा होगा अगर आपके किसी नियर, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि एक्चुअली, तो आप ये कहते हैं नहीं ये झूठ है, दैट्स अ डिनायल। फिर डिनाइल के बाद आता है एंगर, बिकॉज यू फील हेल्पलेस। फिर उसके बाद आती है बार्गनिंग, कि देखा होगा आपने कभी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, मतलब दैट्स अबाउट अ बार्गनिंग यू डू। एंड फिर उसके बाद आप सैड हो जाते हो और फिर लास्ट में एक्सेप्टेंस लानी ही पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डी। तो इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन, एक स्विस अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थी, ठीक है, जिन्होंने नियर डेथ स्टडीज़ की थी, और इनका एक ऑथर है इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक जिसका नाम है डेथ एंड डाइंग, वेयर द फर्स्ट डिस्कस हज थ्योरी ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो ये ग्रीफ की थ्योरी है, ऑल्सो नोन एज द कुबलर-रोस मॉडल। तो उन्होंने बोला था कि 5 स्टेजेस होती है, डिनाइल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस इज अ पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क दैट मेक्स अप आवर लर्निंग टू लिव विद द वन वी लॉस्ट। तो हमें फिर इसी हिसाब से जीना पड़ता है, दिस इज अबाउट। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ डिसऑर्डर्स हैं और उनके डिस्क्रिप्शन है। तो पहला है प्रोसोपैग्नोसिया, व्हाट डज इट मीन। तो इट इज़ इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस, जब आप किसी फेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, दैट इज अबाउट प्रोसोपैग्नोसिया। फिर दूसरा है यूनिलेटरल विजुअल नेग्लेक्ट। तो ये होता क्या है कि मान लीजिए माइंड है एंड दिस इज अबाउट राइट हेमिस्फीयर, दिस इज अबाउट लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो कहता है कि इग्नोरिंग वन हाफ ऑफ द विजुअल स्टेट्स एंड नॉट परसीविंग ऑब्जेक्ट इन दैट फील्ड। तो उसको इतना पार्ट दिखेगा अपने सामने दिखने वाला, और इतना पार्ट उसको एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय, या मान लो कोई आप उसको कोई चीज़ दिखा रहे हो तो वो उस चीज़ का इतना पार्ट देख सकता है और इतना पार्ट नहीं देख सकता, तो इसे बोलते हैं यूनिलेटरल विजुअल नेग्लेक्ट, है ना। तो दिस इज अबाउट बी। एंड सी इज एग्नोसिया, तो इसको मैं एशिया से याद रखती हूँ, रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो फेलर टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स और समथिंग, दिस इज अबाउट, तो सी ये हो गया। एंड नेक्स्ट है एनोसोग्नोसिया, दैट इज इम्पेयरमेंट इन रियलिस्टिक सेल्फ अप्रेजल, तो दिस इज अबाउट, एंड द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कुछ अटेंशन दिए हुए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन दिए हैं। तो देयर इज अ फर्स्ट अटेंशन इज फोकस्ड अटेंशन, है ना, जब आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो, दैट इज अबाउट दैट। फोकस्ड अटेंशन, तो पहले देखेंगे अटेंशन डीलिंग विद सम स्पेसिफिक इनपुट्स, है ना। तो दिस इज अबाउट फोकस्ड अटेंशन, यहाँ पे हो जाएगा ए, ओके। नाउ टॉक अबाउट दी बी, ओवर्ट अटेंशन। ओवर्ट मतलब जो बाहर दिख रहा हो। सो दिस इज रिलेटेड टू अटेंडेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन ओरिएटिंग, दैट इज अबाउट, तो दिस इज बी। डिवाइडेड अटेंशन, अटेंशन शेयर बिटवीन मोर देन वन, तो ये ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, दिस इज अबाउट सी। एंड कोवर्ट अटेंशन कैन बी शिफ्टेड इंटरनली, देख रहे हो इंटरनली दिख नहीं रहा, एंड विच डज नॉट रिक्वायर चेंज इन ओरिएंटेशन और आई मूवमेंट्स, that is related to D. So answer will be D. Which of the following describe the cognitive trait of depression? Cognitive trait of depression. तो ये आपने सुना होगा कि जब भी किसी को डिप्रेशन होता है तो ये कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स जो आती हैं, सबसे पहले डिप्रेशन में होपलेसनेस हो जाते हो, यू डोंट फाइंड, देयर इज़ नो होप, एंड वेयर देयर इज़ नो होप यू फील सैड, एंड देन यू फाइंड वर्थलेसनेस, आपको अपनी वर्थ, आपको लगता है कि नोबडी लव्स मी, आई एम नॉट वर्थ इट एट ऑल, तो दिस इज़ अबाउट। एंड हेल्पलेसनेस, वही मैंने बताया कि यू फील लाइक हेल्पलेस, यू व्हाट टू डू, सो आंसर विल बी डी। 24 का आंसर है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ लैंग्वेज में, कि सबसे पहले आप फोनेम्स बनाते हो, फोनेम्स इज यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फोनेम्स, जैसे इंग्लिश में 42 फोनेम्स होते हैं, इसमें तो 40 दिखाया बट 42 होते हैं। फिर आता है मॉर्फेम्स, यानी जब आप उन साउंड से वर्ड्स बनाते हो उन्हें मॉर्फेम्स कहते हैं।
फिर मॉर्फेम से आप वर्ड्स बनाओगे, मतलब ठीक है, एंड फिर उसके बाद आप फ्रेजेस बनाओगे. तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. मैनी रिस्पॉन्सेज आर पॉसिबल इन एनी लर्निंग सिचुएशन. ठीक है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल पॉसिबल्स होते हैं लर्निंग सिचुएशन में. दे रिस्पॉन्स विच ब्रिंग्स अबाउट रीइंफोर्समेंट रैपिडली विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट is most likely to occur first. If that is blocked, the animal will prefer the next shortest route and so on. This is known as habit family hierarchy. What does it mean? ये concept होता है जिसमें several different दिए होते हैं किसी गोल के लिए, सेम गोल और मोर जनरली. रिस्पॉन्स टू द सेम स्टूमुलस आर अवेलेबल. ठीक है, वो जो स्टूमुलस होते हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं, और ईच हैविंग अ पार्टिकुलर स्ट्रेंथ दैट डिटरमाइन इट्स अरेंजमेंट इन अ prefrontal order, hence its potential for expression, also called habit hierarchy. तो यहाँ पे जो होते हैं मैनी रिस्पॉन्सिबल्स पॉसिबल हो सकते हैं किसी सिचुएशन में. ठीक है, बट वो रिस्पॉन्स जो रीइंफोर्समेंट ला सके तेजी से लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट में, उस वो पहले होता है ना. तो लीस्ट एफर्ट लगे और रीइंफोर्समेंट ज़्यादा हो. ठीक है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो एनिमल जो होता है वो नेक्स्ट शॉर्टेस्ट रूट, मतलब फर्स्ट वाला खत्म हो गया तो अब सेकेंड अप्रोच पे जाओगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हैबिट फैमिली हायरार्की. दैट इज सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस paper is end. I'll give you the next 25 question in next video. Thank you so much, and if you like this video, please share, subscribe and like it. It really takes a lot of time to make it. Please appreciate it. Thank you so much.